हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टॉर्क के बारे में, ठीक है। और टॉर्क हमारा क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। दिस वी हैड स्टडीड इन लास्ट क्लास, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल लैंग्वेज में कि रोटेशन के लिए क्या ज़रूरी है, तो हमारा आंसर है रोटेशन के लिए टॉर्क ज़रूरी है, जिसे हम डिनोट करते हैं टाउ से, ठीक है। और ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या ज़रूरी है किसी भी बॉडी के? दैट इज़ फोर्स, जिसे हम डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। चलिए, इक्विलिब्रियम हमारे जो है दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है बेटा, अगर हमारे पास कोई भी बॉडी दी है, उस पर हम जो फोर्स लगा रहे हैं, हमने सपोज दो फोर्सेस लगाए F1 और F2, तो हम चाहते हैं ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कि ये बॉडी मूव ना करे, ना तो राइट ना ही लेफ़्ट। ये तब पॉसिबल है जब ये जो फोर्सेस लग रहे हैं F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में, या अपोजिट डायरेक्शन में लगने के साथ साथ इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ठीक है। जैसे अगर F1 हमारा 10 न्यूटन है और F2 भी अगर हमारा 10 न्यूटन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करके नेट फोर्स कितना दे देगा? 0, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कोई बॉडी फोर्स लगाने पे भी ट्रांसलेशनल मोशन ना करे, और ट्रांसलेशनल मोशन ना करने का मतलब है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहे, जहाँ है वहीं की वहीं रहे, तो उस केस में जो है हमारा नेट फोर्स होता है, ठीक है। नेट फोर्स इज द वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो जितने भी, मैंने तो आपको दो फोर्सेस का फिगर बना के दिखाया था, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का सम कितना होना चाहिए? 0, ठीक है। नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन ही नहीं आएगा, यानी कि बॉडी रुकी हुई थी, उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो वो 0 ही रहेगी, मतलब रेस्ट की रेस्ट पे रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर सपोज हमारे पास कोई रॉड है जो इस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल मोशन कर सकती है, ठीक है, तो ये बॉडी रोटेशनल मोशन जो है उसको करने के लिए टॉर्क चाहिए। सपोज हमने इस पे जो है दो टॉर्क लगाए, ठीक है। एक हमने लगाया एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क टाउ 1, दूसरा लगाया हमने क्लॉकवाइज टॉर्क टाउ 2। तो ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तब होगी जब दोनों टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लगने के साथ साथ दोनों टॉर्क का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। यानी कि पहली अगर 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, दूसरा भी अगर 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो दोनों टॉर्क जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का महत्व देना पड़ेगा, और नेट टॉर्क हमारा आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये होगी हमारी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, यानी कि चाहे आप कितने भी टॉर्क लगाइए, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, ऐसे करते करते n नंबर ऑफ टॉर्क लगा दीजिए, लेकिन अगर इन सब का वेक्टर एडिशन जो कि होता है नेट टॉर्क, अगर नेट टॉर्क हमारा 0 है तो बॉडी रोटेशन नहीं करेगी, यानी कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो इक्विलिब्रियम दो तरीके के होते हैं कि बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन ना करे और दूसरा बॉडी रोटेशनल मोशन ना करे। ट्रांसलेशनल मोशन ना करने की सिचुएशन है नेट फोर्स बॉडी पे लगने वाला 0 होना चाहिए, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, ठीक है। हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है बेटा इसी तरीके से, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक फिगर बना के देती हूँ, तब और क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखिए, हम एक रॉड लेते हैं, ये हमने एक रॉड ली, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे सेंटर पे जो है बैलेंस कर रखा है, ठीक है, इस तरीके से। और एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है ये हमेशा सेंटर पे ही होना चाहिए, थोड़ा सा लेफ़्ट या थोड़ा सा राइट भी हो सकता है, ठीक है। तो खैर जो भी है, हमने इसे एक पोजीशन पे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो हमारी रॉड है
जो रोटेट कर सकती है, इसके एंड्स पे हमने जो है वेट टांगे हुए हैं। ठीक है, ये है हमारा सपोज करिए पहला वेट बेटा, दिस इज़ आवर फर्स्ट वेट, इधर सेकेंड वेट, दिस इज़ आवर फर्स्ट वेट एंड दिस इज़ सेकेंड वेट। हमने 2 वेट टांगे हैं। ठीक है, तो आप देखिए, अब इसको रोटेशन देने के लिए ना 2 टॉर्क आएंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि टॉर्क के लिए, अनलाइक वर्क डन, टॉर्क के लिए हमें डिस्टेंस से जो है परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए होता है, करेक्ट। और ये जो डिस्टेंस होता है, ये किसके किसके बीच का डिस्टेंस होता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये देखिए, मैं आपको पिछले फिगर से याद दिला देती हूँ। ये जो डिस्टेंस होता है बेटा, ये देखिए इस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है ना, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये इस पॉइंट पे और दूसरा पॉइंट जहाँ हम फोर्स लगाते हैं उनके बीच का डिस्टेंस होता है। तो इस केस में देखिए बेटा, अगर रॉड रोटेट करेगी इस तरीके से या फिर इस तरीके से, चाहे कैसे भी रोटेट करे, तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी। और जो फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस यहाँ लग रहे हैं, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है और यहाँ फोर्स लग रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो हम दोनों डिस्टेंस ले लेते हैं। हमने पहला डिस्टेंस लिया बेटा, सपोज करिए और ये दूसरा डिस्टेंस। ठीक है, हमने फर्स्ट डिस्टेंस को डिनोट करा है सपोज D1 से, दूसरे को डिनोट करा है D2 से। इसी तरीके से फोर्सेस भी बना देते हैं बेटा। ये हो जाएगा हमारा एक फोर्स और ये दूसरा फोर्स, दोनों का वेट mg। ठीक है, इसे मान लेते हैं m1g, इसे मान लेते हैं m2g। ये वेट है तो W1 W2 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। चलिए, अब देखिए टॉर्क कौन कौन से फोर्स दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। टॉर्क वही फोर्स देगा जो हमारा डिस्टेंस से, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। डिस्टेंस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला फोर्स ही टॉर्क देगा। तो डिस्टेंस देखो हमारा हॉरिजॉन्टल है, इससे परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सा फोर्स है, W2। तो ये W2 जो है, ये W2 फोर्स हमें टॉर्क दे सकता है। इसी तरीके से ये डिस्टेंस है हमारा D2 जो कि हॉरिजॉन्टल है स्क्रीन में, इससे परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स होगा ना तो वो टॉर्क दे सकता है। और इससे परपेंडिकुलर फोर्स है हमारा W1, तो W1 हमारा इस डायरेक्शन में टॉर्क देगा। ठीक है, W2 हमारा जो है, W2 हमारा क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है और W1 हमारा जो है इस पॉइंट ऑफ रोटेशन के हमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है उसको समझते हैं कि अगर कोई सी भी बॉडी हमारी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, तो सबसे पहली बात तो ये है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उस पे लगने वाले टॉर्क अपोजिट होंगे और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया बेटा, W2 क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है और W1 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये देखिए, ये इस तरीके से घुमाना चाहता है, ठीक है, और W1 इस तरीके से घुमाना चाहता है, उल्टा। ठीक है, तो दोनों टॉर्क अपोजिट है। अब ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तब हो जाएगी जब दोनों का टॉर्क इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, टॉर्क प्रोवाइडेड बाय फर्स्ट फोर्स दैट इज़ W1 शुड बी इक्वल टू द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय सेकेंड फोर्स दैट इज़ W2। तो हम कंडीशन लगा देते हैं, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द गिवन बॉडी τ1 इज इक्वल्स टू τ2। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस यानी कि D1 पहले टॉर्क के लिए, और परपेंडिकुलर फोर्स है बेटा W1, दूसरे टॉर्क के लिए डिस्टेंस है D2 और परपेंडिकुलर फोर्स है W2। ठीक है, तो ये है, ये जो है ना बेटा, ये हमारा जो है बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहलाता है इस इक्वेशन से। ठीक है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का मतलब क्या हुआ, इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। ठीक है, इसे लेवर प्रिंसिपल भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेवर प्रिंसिपल। ठीक है, एक होता है हमारा लोड, वज़न, एक होता है हमारा लोड। ठीक है, दूसरा कहलाता है ये जो डिस्टेंस है हमारा, ठीक है, W1 हुआ लोड, जो डिस्टेंस है ये कहलाता है लोड आर्म। ठीक है, इसी तरीके से ये जो W2 है ये कहलाता है एफर्ट, अभी मैं मतलब समझाऊंगी, और D2 कहलाता है हमारा एफर्ट आर्म।
और मैं बता दूँ, इसको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के साथ साथ इसको लीवर प्रिंसिपल भी बोलते हैं। लीवर आप जानते हैं क्या होता है, इसको लीवर प्रिंसिपल भी बोला जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, ये देखिए, अगर यहाँ कहीं कोई एक बहुत भारी मास की बॉडी रखी है, ठीक है, और आप इसे लिफ्ट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा लोड, क्योंकि ये वज़न को लोड बोलते हैं। इसको उठाने के लिए हमें एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, एफ़र्ट यानी कि हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो इक्वेशन है ना हमारी, ये जो इक्वेशन है, ये हमें आइडिया देती है कि अगर लोड हमारा बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो आपको जो एफ़र्ट लगाना पड़ रहा है W2, ज़्यादा एफ़र्ट लगाए बिना आप चाहते हैं कि ये लोड को आप उठा सकें, ठीक है ना, तो ये इक्वेशन से हमें मदद मिलती है। तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि लोड हमारा ज़्यादा है तो हम उसको नज़दीक रखते हैं जिस एक्सिस के अबाउट हमें रोटेट करना होता है। क्योंकि W1 पहले से ही बहुत बड़ा है तो D1 की वैल्यू को हम कम रखते हैं, लेस रखते हैं, ताकि नेट वैल्यू ज़्यादा ना आए और हमें फोर्स को कम लगाना पड़े, ठीक है। तो ये हमारा जो है लीवर प्रिंसिपल में हमारा बहुत काम आता है। लोड और एफ़र्ट दोनों ही फोर्सेस हैं। लोड उसका फोर्स है जिस बॉडी को हम उठाना चाहते हैं, और एफ़र्ट वो फोर्स है जो उस बॉडी को उठाने के लिए हमें लगाना है फोर्स, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से बेटा लीवर प्रिंसिपल के बाद एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आता है हमारा कपल। बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमें समझना है, ठीक है। कपल, तो आप देखिए, अगर हमारे पास कहीं हमें वाटर बॉटल दी हुई है, ठीक है, उस वाटर बॉटल के पास में कैप होता है, ठीक है, कैप ऑफ द बॉटल। अब जब बॉटल की कैप बेटा आप खोलते हैं तो आपने एक खोल के देखिएगा, अपने सामने बॉटल की कैप रखिएगा। इस एक्टिविटी को हम जो है लाइव क्लास में भी करेंगे। तो जो बॉटल की कैप है, इसको सिर्फ एक सिंगल फिंगर से खोलने की कोशिश करिए। आपको बहुत दिक्कत आएगी खोलने में, स्पेशली तब अगर कैप बहुत ज़्यादा जो है टाइट से बंद करी हुई है, ठीक है। तो आप बॉटल खोलने के लिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप बॉटल की कैप के दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। ये देखिए, एक फोर्स यहाँ लगता है तो दूसरा फोर्स आप यहाँ लगाते हैं, ठीक है। सिंगल फोर्स से बॉटल की कैप खोलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो दो फोर्सेज हैं बेटा, ये दोनों फोर्सेज F1 और F2 जो अपोजिट डायरेक्शन में लगाए गए हैं, बॉटल की कैप खोलते हैं ना, तो एक अंगूठे से अगर आगे की तरफ करते हैं तो फिंगर्स की तरफ से आप पीछे की तरफ उसको फोर्स लगाते हैं। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं, ये हमें टॉर्क प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बॉटल के कैप की, ठीक है ना। मैं फिर से बनाती हूँ, बॉटल के कैप की बेटा ये जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट कैप घूमेगा। एक फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया, दूसरा फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया। ये फोर्स टॉर्क किस लिए प्रोवाइड कर रहा है कि डिस्टेंस, ये देखिए डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है D1, फोर्स उसके परपेंडिकुलर है तो ये टॉर्क देगा। ये डिस्टेंस है हमारा D2, ये फोर्स है हमारा F2, परपेंडिकुलर फोर्स है तो ये टॉर्क देगा। तो जब दो टॉर्क एक साथ लगते हैं, ठीक है, दो फोर्सेस की वजह से, ऐसे दो फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो वो जो टर्निंग इफेक्ट देते हैं उसे कहते हैं हम कपल, ठीक है। तो कपल को हम लिखेंगे द टर्निंग इफेक्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इज कॉल्ड कपल, ठीक है। अच्छा, कपल के दौरान हमारा जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, अगर हम नेट रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो वो रिजल्टेंट फोर्स हमारा होता है 0, ठीक है। क्यों ऐसा? इसलिए बेटा देखिए, ये बॉडी है, अगर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाएंगे और इसी बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगाएंगे तो नेट फोर्स 0 आएगा। तो बॉटल की कैप में भी तो आपने यही किया, बॉटल की कैप में भी हमने ऐसा ही कुछ काम किया है, ठीक है। एक फोर्स आपने इधर लगाया कैप में F1 और एक फोर्स आपने इधर लगाया है F2। अब क्योंकि कपल के लिए दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और लग भी एक ही बॉडी पे रहे हैं, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करके नेट फोर्स 0 दे देते हैं। यानी कि नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो फिर ये फोर्स करते क्या हैं? ये फोर्स कपल बना देते हैं, ठीक है, यानी कि टर्निंग इफेक्ट दे देते हैं।
इन फोर्सेस का नेट इफेक्ट, नेट फोर्स तो ज़ीरो होता है, तो ये करते क्या है, ये टर्निंग इफेक्ट देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, उस टर्निंग इफेक्ट को कहा जाता है कपल। तो अब हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है। मोमेंट ऑफ कपल, ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है ना, उसी का जो मैग्नीट्यूड है वो कहलाता है मोमेंट ऑफ कपल। जैसे आपने फोर्स पढ़ा था, फिर आपने मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा, करेक्ट, जो कि किसके बराबर होता है, टाउ के। इसी तरीके से आपने कपल पढ़ा, जब दो फोर्सेस इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं और टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे तो वो कपल कहलाता है। अब आप पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, चलिए हम एक बॉडी मानते हैं। सपोज हमारे पास एक आर्बिटरी शेप की बॉडी रखी हुई है। ठीक है, और जिन दो पॉइंट्स पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो पॉइंट्स को हम डिनोट करते हैं। सपोज करिए बेटा, ये ए पॉइंट से और बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हम इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे भी फोर्स लगा एफ और यहाँ पे भी फोर्स लगा एफ। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है इसे मान लेते हैं स्मॉल डी। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ, क्योंकि ये फोर्सेस इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए ये बॉडी जो है हमारी रोटेट कर जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस तरीके से हमने फोर्सेस दिखाए हैं। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन होनी चाहिए कि किस एक्सिस के अबाउट जो है ये रोटेट करेगा। ठीक है, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन आप कहीं भी चूज़ करके देख लीजिए, चाहे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, इट डजेंट मैटर। सपोज करिए हमने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया तो ये हो जाएगा हमारा ओ पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक, तो सपोज करिए ये हमने लिया पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को हम डिनोट कर देते हैं ओ से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा मोमेंट ऑफ कपल है वो कितना आता है। कपल इज ड्यू टू द टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और मोमेंट ऑफ कपल हो जाएगा टॉर्क बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस, टॉर्क ऑफ दीज फोर्सेस। ठीक है ना, ऐसा इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक होता है फोर्स, एक होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या कहलाता है, टॉर्क। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है कपल, यानी कि टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और मोमेंट ऑफ कपल कहलाता है टॉर्क बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस। तो हमें टॉर्क निकालना है, मोमेंट ऑफ कपल निकालने का मतलब है हमें टॉर्क निकालना है, तो वो कहलाएगा मोमेंट ऑफ कपल, टॉर्क बिकॉज ऑफ बोथ द फोर्सेस। सो वी हैव मोमेंट ऑफ कपल टॉर्क इज इक्वल्स टू, देखो बेटा टॉर्क के लिए हमें चाहिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये पहला फोर्स देखो, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेंगे ना, क्योंकि ये तो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और डिस्टेंस हम हमेशा पॉइंट ऑफ रोटेशन और जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया है उसके बीच का लेते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा ए ओ। ठीक है, तो टॉर्क हो जाएगा डिस्टेंस ए ओ इंटू फोर्स एफ। तो टॉर्क पहले वाले फोर्स की वजह से हो गया डिस्टेंस ए ओ इंटू फोर्स एफ, ये पहले वाले की वजह से टॉर्क है। दूसरा टॉर्क देखिए बेटा, दूसरा टॉर्क ये वाला फोर्स देगा, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देखो, ये है पॉइंट ऑफ रोटेशन और ये है वो पॉइंट जहाँ फोर्स लगाया है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा ओ बी। ठीक है, तो दूसरे वाले की वजह से जो टॉर्क है वो हो जाएगा ओ बी इंटू एफ, करेक्ट। अब ये दोनों टर्म्स में देखिए फोर्स कॉमन है, तो उसे हम बाहर ले जाएंगे कॉमन। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू, फोर्स बाहर ले गए, ब्रैकेट में बचा ए ओ प्लस ओ बी। ठीक है, अब ये देखिए ए ओ यहाँ से यहाँ तक है, ओ बी आपका यहाँ से यहाँ तक है, तो जब आप ए ओ में ओ बी ऐड करेंगे, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपका कितना, डी। तो ए ओ प्लस ओ बी की जगह हम डी लिख सकते हैं। सो वी हैव टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ डी। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट हमारे सामने आया है, और वो ये है कि आपने पॉइंट यहाँ चूज़ किया, यहाँ चूज़ किया, चाहे ओ पॉइंट यहाँ चूज़ किया होता, आप ओ पॉइंट अपना कहीं भी चूज़ करिए, इधर चूज़ करिए, इधर चूज़ करिए, या फिर
या फिर बी के पास चूज़ करिए या फिर सेंटर पे चूज़ करिए। जो हमारे कपल का मोमेंट यानी कि टॉर्क है वो ओ पॉइंट की सिलेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि हमने कितना फोर्स लगाया है इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में और उन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो कपल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, यानी कि जो हमारी बॉटल का कैप है बेटा, ठीक है, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होती, इससे हमारे कपल मोमेंट ऑफ कपल को यानी कि टॉर्क को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। कपल डिपेंड किस पे करता है कि आपने बॉटल के कैप के एंड्स पे कितना फोर्स लगाया और उन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, चाहे एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट ऑफ रोटेशन कहीं पे भी क्यों ना हो, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको दोनों टर्म्स क्लियर हैं। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लीवर प्रिंसिपल है वो हमें बताता है कि अगर हमें भारी वजन उठाना है तो कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, कम से कम एफर्ट के लिए उस लोड को कहाँ रखा जाए। दूसरा कि कपल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, और मोमेंट ऑफ कपल होता है उन फोर्सेस का नेट टॉर्क, और वो नेट टॉर्क पॉइंट ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि कितना फोर्स लगाया है, दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज वर्क डन बाय ए टॉर्क। ये टॉपिक बिल्कुल बेटा ऐसे है जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, वर्क डन बाय ए फोर्स। बस फ़र्क इतना है कि वर्क डन बाय फोर्स आप ट्रांसलेशनल मोशन के लिए करते हो, करेक्ट, जिसमें एक एम मास की बॉडी होती है, उस पर हमने फोर्स एफ लगाया और वो आगे चली गई। कितना आगे चली गई, एस डिस्टेंस से आगे चली गई, तो वर्क डन होता है एफ इंटू एस। वर्क डन बाय फोर्स इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पढ़ा हुआ है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये ट्रांसलेशनल मोशन में होता है। अब हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय टॉर्क, ये किस में होगा, रोटेशनल मोशन में। मतलब कि अगर मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है और इस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर सकती है, आपने उस पर टॉर्क लगाया, इसकी वजह से वो रोटेट करके उसने थोड़ा सा एंगल कवर कर लिया थीटा, तो उसका वर्क डन हमें निकालना है, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है उसको देखिए। ट्रांसलेशनल मोशन में होता है इफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अ बॉडी अंडरगोज लीनियर डिस्प्लेसमेंट देन वर्क इज सेड टू बी डन, ठीक है। और रोटेशनल मोशन में क्या होता है, रोटेशनल मोशन में होता है बेटा, रोटेशनल मोशन के लिए फोर्स नहीं चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो रोटेशनल मोशन में होता है इफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए टॉर्क अ बॉडी अंडरगोज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, देन वर्क इज सेड टू बी डन। अब हमें उस वर्क की वैल्यू निकालनी है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स की वजह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क है, रोटेशनल मोशन में टॉर्क की वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क हुआ है, उस वर्क की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए हम एक एक्सिस को सेलेक्ट करते हैं, ये हमने जो है फ्रेम अपना सेलेक्ट किया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, दिस इज पहली बार ओरिजिन स्क्वायर शेप का देखा है, दिस इज ओरिजिन, ठीक है बेटा। सपोज करिए हमारी बॉडी जो है यहाँ पे रखी हुई थी, इस ए पॉइंट पे सपोज करिए, ठीक है, ये बॉडी हमारी ए पॉइंट पे रखी हुई थी, ठीक है। तो जब ये ए पॉइंट पे है तो उसका पोजीशन वेक्टर, मैंने आपको मैथ्स से कंपेयर करके बताया था ना कि कोई अगर पॉइंट है तो उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट को हम डिनोट करते हैं एक्स कॉमा वाई से, जहाँ पे हमारा एक्स होता है ओरिजिन से और वाई भी होता है हमारा कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है ना। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर ओरिजिन से होते हैं तो हमारे पोजीशन वेक्टर भी फिजिक्स का ओरिजिन से होगा। तो ओरिजिन से लेके जहाँ पार्टिकल है वहाँ अगर आप एक वेक्टर बनाएंगे दैट इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर डिनोटेड बाय आर, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, ये हमने बनाया पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है। अब इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन देखो बेटा, डायरेक्शन हमारा ये सामने की तरफ जा रहा है तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हाँ, अगर एरो यहाँ बना होता इस तरीके से
तो हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। पर क्योंकि ये वेक्टर हमारा स्क्रीन के राइट साइड जा रहा है तो हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया हमने। चलिए, अब हम ये बॉडी रोटेट करने के लिए हमें चाहिए फोर्स विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो एटलीस्ट पैरेलल ना हो, इंक्लाइंड फोर्स भी है तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया और ये फोर्स लगाने की वजह से पार्टिकल जो पहले ए पॉइंट पे था रोटेट करके, ठीक है ना, रोटेट करने का मतलब है उसने एक एंगल कवर किया है, छोटा सा एंगल, ठीक है। क्योंकि हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं पढ़ रहे। अगर ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे होते तो बॉडी सीधा चली जाती, ठीक है। हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, यानी कि बॉडी हमारी रोटेट करके आगे आ जाएगी, ठीक है। और क्या कवर करेगी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो सपोज करिए बॉडी पहले ए पॉइंट पे थी और ये फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ने टॉर्क दिया, उस टॉर्क की वजह से बॉडी रोटेट करके यहाँ बी पॉइंट पे आ गई, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन लेते हैं इसकी। ये हमने लिया बी पॉइंट और ये बनाया इसका पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करी उसे हम डिनोट करते हैं डी थीटा से। दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डी थीटा, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं बेटा, अगर ये हमारा एंगल, अब ध्यान से सुनिएगा, इफ दिस एंगल इज थीटा, हम लेट कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर, ये देखो, इससे इस लाइन से अगर परपेंडिकुलर बनाओगे तो टेंजेंट होगा ना 90 डिग्री पे, तो इस डायरेक्शन के अबाउट हमारा एंगल है फाई। सपोज करिए, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बाकी समझ में आ जाएगा क्यों। तो ये हमने करी कंस्ट्रक्शन अबाउट टेंजेंट और ये हमारा एंगल है फाई। तो बेटा फोर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, इस फोर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं अबाउट दिस कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। और एंगल रिजोल्यूशन के लिए हम मानेंगे फाई, ठीक है। तो इस फोर्स को जब आप फाई एंगल के डायरेक्शन में यहाँ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा एफ कॉस फाई, ठीक है। और जब फाई से दूर यहाँ लेके आएंगे तो ये आ जाएगा एफ साइन फाई। तो इसको रिजॉल्व कर देते हैं। तो हमारा फोर्स का, इसका बेटा कलर चेंज कर देती हूँ, इसका हमारा बेटा एक कंपोनेंट, ये तो आ गया हमारा एफ साइन फाई और टेंजेंट के अबाउट हमारा कंपोनेंट आ गया एफ कॉस फाई, ठीक है। अब देखिए टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। टॉर्क जो है वो फोर्स प्रोवाइड करता है जो डिस्टेंस के, ठीक है ना, डिस्टेंस के कैसा फोर्स होता है? परपेंडिकुलर फोर्स। डिस्टेंस किसके किसके बीच में होता है? ये डिस्टेंस होता है उन दो पॉइंट्स के बीच में, एक होता है पॉइंट ऑफ रोटेशन, दूसरा होता है वो पॉइंट जहाँ फोर्स लगाते हैं। अब देखो ये बॉडी पहले ए पे थी फिर बी पे आ गई, इस तरीके से अगर रोटेट करेगी तो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है? ओरिजिन के अबाउट, ठीक है ना। तो हमें डिस्टेंस ओरिजिन और उस पॉइंट के बीच में लेना है जहाँ फोर्स लगा रहे हैं। तो ओरिजिन तो हो गया हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन और ये वो पॉइंट है जहाँ हमने फोर्स लगाया था, तो इनके बीच का डिस्टेंस लेंगे हम टॉर्क के लिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, टॉर्क में जो डिस्टेंस लेते हैं वो डिस्टेंस होता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, जिसमें से एक पॉइंट होता है हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन और दूसरा होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये है हमारा वो पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है और ये है वो पॉइंट जहाँ हमने फोर्स लगाया था। तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है टॉर्क के लिए हम ये डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात कि टॉर्क प्रोवाइड कौन कर रहा है, ठीक है। ये वाला फोर्स डिस्टेंस के पैरेलल है, ये टॉर्क प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। ये डिस्टेंस है और ये है हमारा दूसरा फोर्स, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स है। तो ये फोर्स जो है पार्टिकल को या किसी भी रिजिड बॉडी को
टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया कि हमने ये फिगर में किया क्या है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। पार्टिकल ए पोजीशन पे था जिसका पोजीशन वेक्टर था r। जब हमने इस पे फोर्स लगाया तो इस फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ये पार्टिकल ए से बी रोटेट करके यहाँ आ गया और उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया डी थीटा। ठीक है, बाकी ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है। चलिए अब आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे। आपको ये तो समझ में आ गया कि इस फोर्स के इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट ने टॉर्क प्रोवाइड किया है। अब क्योंकि रोटेशनल मोशन में टॉर्क की वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया तो वर्क हुआ है। अब हमें उस वर्क की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वर्क की जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमें कहती है वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस। ठीक है, यहाँ से देखिए ये देखिए बेटा, वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए एफ डॉट डी एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो अब आते हैं हम हमारे प्रेजेंट फिगर पे। ठीक है, चलिए तो वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन कहती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट, जहाँ पे डी एस है हमारा, ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है हमारा डी एस, यहाँ से यहाँ। ठीक है, चलिए अब डॉट प्रोडक्ट जब भी हटता है बेटा दो वेक्टर्स के बीच का, जब डॉट प्रोडक्ट हटता है ना तो आता है ए बी कॉस थीटा, कॉज ऑफ एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। ठीक है, तो इस केस में देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी वर्क डन डी डब्ल्यू, क्योंकि बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन ले रहे हैं तो वर्क डन भी बहुत छोटा ही होगा डी डब्ल्यू। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्क, डेल्टा डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर स्मॉल वर्क डन, डी डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेरी स्मॉल वर्क डन। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी है डी एस, तो वर्क डन भी बहुत छोटा होगा डी डब्ल्यू। ठीक है, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू हो गई एफ डॉट डी एस। वो फोर्स लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन है तो इसी के डायरेक्शन वाला फोर्स लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एफ डी एस कॉस। दो तरीके से समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में थी डी एस, तो इसके डायरेक्शन वाला फोर्स लिया एफ कॉस फाई। ठीक है, तो डी एस एफ कॉस फाई, डी एस एफ कॉस फाई। दूसरा तरीका, जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो इनके बीच का कौन सा एंगल आता है, कॉज एंगल। तो फोर्स इधर, डी एस इधर, इनके बीच का एंगल हुआ फाई, तो कॉस फाई आ गया। ठीक है, चलिए अब ये देखो बेटा, इन दोनों के बीच का एंगल, टोटल एंगल कितना है 90। करेक्ट, तो हम लिख सकते हैं फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। करेक्ट, क्योंकि इतना फाई है, ये थीटा है और टोटल 90 है, तो हमने फाई प्लस थीटा 90 लिख दिया। अब देखिएगा, क्योंकि हमारा फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, तो हमारे पास फाई की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा आर एच एस में जाके माइनस हो गया। टेकिंग कॉज बोथ द साइड्स, कॉज फाई हो जाएगा कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा, दोनों तरफ कॉज ले लिया। ठीक है, अब कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। ठीक है ना, जब भी 90 या 270 से हम डील करते हैं ना तो साइन पलट के कॉज हो जाता है और कॉज पलट के साइन। ठीक है, तो कॉज फाई की जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कॉस फाई की जगह लिख देते हैं साइन थीटा। अगर किसी को डाउट है तो मैं फिर से समझाती हूँ। हमारा फाई प्लस थीटा कितना आया था 90 डिग्री, इससे हमने फाई की वैल्यू निकाली, ये आया 90 डिग्री माइनस थीटा। टेकिंग कॉज बोथ द साइड्स, तो कॉज लेफ्ट एल एच एस में भी ले लिया और कॉज आर एच एस में भी ले लिया। ठीक है, जब भी हम 90 या 270 हटाते हैं, 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री, सिर्फ इन्हीं दोनों केसेस में
जब ये 90 या 270 हटाया जाता है तो साइन पलट के कॉज हो जाता है और कॉज पलट के साइन। तो जब हम इस 90 को हटाएंगे, ठीक है, तो कॉज पलट के कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो कॉस फाई आ गया हमारा साइन थीटा के बराबर। ठीक, तो इसको नोट कर देते हैं। यहाँ पे भी लिख सकते हैं बेटा, सिंस फाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, so we have phi is equals to 90 minus theta, and we have cos phi is equals to cos of 90 minus theta यानी कि sin theta। ठीक है, 90 हट गया और cos की जगह sin आ गया। तो जब हम ये cos phi की वैल्यू cos phi की जगह sin theta डालेंगे तो हमारे पास dw की वैल्यू हो जाएगी dw is equals to f ds sin theta। ठीक है, चलिए अब ये देखो बेटा, जब हमारे पास एक सर्कल होता है, ठीक है, सपोज ये एंगल है थीटा और ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है एस और ये दिया हुआ है रेडियस हमें आर। तो आपने मैथ्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना, अगले पेज में बता देते हैं। रेडियस इज आर, एंगल इज थीटा, और ये जो आर्क है ये है एस। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, करेक्ट। एंगल है थीटा, आर्क है एस और रेडियस है आर। तो इसी तरीके से इस फिगर में देखिए बेटा, एंगल है डी थीटा, आर्क है आपका डी एस और रेडियस है आपका आर, क्योंकि रोटेशन में जब ये कंप्लीट करेगा तो उस सर्कल का आर रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक और सब्स्टिट्यूशन करते हैं यूजिंग एंगल डी थीटा इज इक्वल्स टू आर्क डी एस डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो डी एस की वैल्यू हो जाएगी, ये बेटा आर डी थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। छोटा कर देते हैं फिगर को। तो बेटा डी एस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर डी थीटा। अब डी एस की जगह हम ये वैल्यू डाल सकते हैं, सॉरी इट इज़ आर डी थीटा। ठीक है, तो बेटा डी एस की जगह हम ये वैल्यू डाल सकते हैं, डी एस की जगह ये वैल्यू डाल दीजिए। तो हमारे पास आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ आर डी थीटा साइन थीटा। ठीक है, चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। वर्ड जो है हमारे जो वैल्यूज़ हैं ना उनको रीअरेंज करेंगे। लाइक 2 × 5 × 7 कैन बी रिटन एज 2 × 7 × 5, करेक्ट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से मैं लेटर्स को थोड़ा फिजिकल क्वांटिटीज़ को रीअरेंज कर रही हूँ। आई विल राइट एफ साइन थीटा इनटू में बेटा आपका आर। अच्छा, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनाया, ये मैथ्स का मल्टीप्लिकेशन बनाया है। ठीक है, और हमारे पास बचा साथ में डी थीटा। तो हमने क्या किया, हमने एफ और साइन थीटा को एक टर्म बना दिया, ये हमने आर लिख दिया और साथ में बचा डी थीटा। हमने रीअरेंज कर दिया फिजिकल क्वांटिटीज़ को। क्यों, ध्यान से सुनिएगा। ये है आपका फोर्स एफ, करेक्ट। ये है आपका फोर्स, मैं जूम कर देती हूँ। दिस इज एफ कॉस फाई। एफ कॉस फाई को हम लिख सकते हैं एफ साइन थीटा, क्योंकि कॉस फाई हमारा साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं एफ साइन थीटा। तो ये जो फोर्स हमने बनाया है ये एफ कॉस फाई भी है और एफ साइन थीटा भी है, कुछ भी मानिए। ठीक है, तो आप देखिए हमारे एक्सप्रेशन में हमें कौन सा फोर्स चाहिए, एफ साइन थीटा, यानी कि ये वाला फोर्स एफ साइन थीटा चाहिए। ठीक है, तो ये है एफ साइन थीटा, ये हो गया हमारा अगला टर्म आर। ठीक है, अब आर है हमारा डिस्टेंस और जो एफ साइन थीटा है ये है डिस्टेंस के परपेंडिकुलर फोर्स, करेक्ट। तो जब हम डिस्टेंस और परपेंडिकुलर फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, टॉर्क की, करेक्ट। तो हम डी डब्ल्यू के साथ लिख देते हैं
टाओ, साथ में बचा डी थीटा। ये तो हमारा टॉर्क हो गया, डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स, दैट इज टॉर्क। ठीक है, तो डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स, ये तो हो गया टॉर्क, बच गया डी थीटा, इसको लिख दिया। तो ये है वर्क डन ड्यू टू दिस टॉर्क। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, वर्क डन इन रोटेशनल मोशन। दिस इज वर्क डन इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, चलिए दोनों वर्क डन को कंपेयर करते हैं। वर्क डन इन ट्रांसलेशनल मोशन होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी एस, और वर्क डन इन रोटेशनल, मैं टी लगा देती हूँ, टी मतलब ट्रांसलेशनल। ठीक है, वर्क डन और जो हमारा वर्क डन इन रोटेशनल मोशन आता है, रोटेशनल के लिए आर लगा दिया, वो आया है टाओ डी थीटा। ठीक है, इनको थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये देखिए बेटा, ये है हमारा वर्क डन इन ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि अगर कोई बॉडी हमारे पास है, अगर सरफेस पे कोई बॉडी रखी है, उस पर हमने फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ गई छोटी सी डी थीटा, तो वर्क डन होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई रॉड है और टॉर्क लगाने की वजह से वो थोड़ा सा रोटेट कर जाती है, कितने एंगल से, डी थीटा एंगल से, तो वर्क डन हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन में वर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और रोटेशनल मोशन में वर्क डन होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ठीक है, अगर फोर्स लगाने पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो ज़ीरो वर्क डन, अगर टॉर्क लगाने पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो भी ज़ीरो वर्क डन। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा वर्क डन इन पावर डिलीवर्ड बाय द टॉर्क, या फिर पावर डिलीवर्ड इन रोटेशनल मोशन। पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क इन रोटेशनल मोशन। ये देखिए बेटा, इसको भी प्रीवियस लेक्चर से कंपेयर करके बताते हैं ट्रांसलेशनल मोशन की पावर से। ये देखिए, द रेट टू डू वर्क इज कॉल्ड पावर, करेक्ट। और ये आई थी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, पावर आई थी बेटा हमारी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू लीनियर वेलोसिटी। अब जब हम रोटेशनल मोशन में निकालेंगे ना, तो पावर आ जाएगी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना, क्योंकि रोटेशनल मोशन में जो काम फोर्स करता है, ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम फोर्स करता है, रोटेशनल मोशन में वही काम टॉर्क करता है। ट्रांसलेशनल मोशन में अगर फोर्स लगाने पे वेलोसिटी v हो गई, तो टॉर्क लगाने पे एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा। ठीक है, इसको करके देखते हैं, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे आपने एफ डॉट वी निकाला था ना, ऐसे ही करेंगे। चलिए, तो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, करेक्ट। वील यूज दैट, पावर इज गिवन बाय द रेट टू डू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क की वैल्यू डाल सकते हैं, वर्क की वैल्यू है रोटेशनल मोशन में टाउ डी थीटा, तो हमारे पास वर्क हो गया डी डब्ल्यू की जगह टाउ डी थीटा डिवाइडेड बाय टाइम डी टी। बेटा अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो ये हो जाएगा रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो डी थीटा बाई डी टी की जगह डाल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आ गया हमारा पावर इन रोटेशनल मोशन, जैसा आपको बताया था। ठीक है, ऐसा यूनिट अभी भी इसकी वॉट ही होती है, पावर की ऐसा यूनिट नहीं बदलती। ठीक है, इट इज़ वॉट। और जो वर्क डन है इसकी, जैसे इसकी ऐसा यूनिट जूल होती है वर्क डन की, इधर भी वर्क डन की यूनिट जूल ही है। ठीक है, चलिए यूनिट नहीं बदलती।